So guys, in the previous lecture, we have completed something called as replication and transcription. In today's lecture, we'll be starting with something called as translation. Now, what is translation? As we all know, translation is a process of protein synthesis. Translation में क्या होता है? प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स बनने वाले. अब प्रोटीन माने क्या? हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, केराटिन, जो भी प्रोटीन्स है हमारी बॉडी में, ये बनाने के लिए मेलानिन, ये सारे जो प्रोटीन्स है हमारी बॉडी में बनाने के लिए क्या होते हैं? कुछ आरएनए होते हैं, यस, कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं. ये सारे मिलाकर क्या बनाने वाले? आपका प्रोटीन बनाने वाले. कैसे बनाने वाले, कैसे होने वाली ये प्रोसेस, ये हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे. बट मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि हमारा जो ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन में होने क्या वाला है? सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का सिंथेसिस होने वाला है. प्रोटीन इज गोइंग टू सिंथेसाइज. That is why it is written in the textbook. The translation is the mechanism in which codons of mRNA are translated and specific amino acid in a sequence to form polypeptide on ribosome. हम सबको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि अमाइनो एसिड जो है उसका एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगा और वो अरेंजमेंट होकर एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी जिसको हम प्रोटीन बोलते हैं. यस और नो इन द चैट बॉक्स. कम ऑन. पॉलीपेप्टाइड की चेन बनने वाली है तुम्हारे अमाइनो एसिड के. अमाइनो एसिड एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अरेंज हो जाएंगे और एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी. उसको हम लोग आगे जाके प्रोटीन बोलने वाले हैं. ना वेरी इंपॉर्टेंटली, ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कहां पे होता है? लिख लो, टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया हुआ है, राइबोसोम्स. वेयर डज प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर इनसाइड अ सेल? इट हैपेंस ऑन द राइबोसोम्स. इट हैपेंस ऑन द राइबोसोम. राइट इट डाउन एवरीवन. MCQ. प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स ऑन राइबोसोम. लिखा है यहाँ पे, देखिए, अमाइनो एसिड इन सीक्वेंस टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड ऑन राइबोसोम्स लिखा है. ठीक है, जितने भी प्रोटीन्स हैं हमारे बॉडी में, जितने भी, every other type of protein is going to be synthesized within the cell itself. हमारे जितने भी प्रोटीन्स हमारे बॉडी में दिखते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स जो है वो सेल के अंदर बनाए गए हैं. इसीलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है इंट्रासेल्युलरली. इसका मतलब क्या होता है? इंट्रासेल्युलरली, सेल के अंदर बनते हैं सारे प्रोटीन्स. डन? अंडरस्टूड? आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट अगेन कि हमारे जितने भी बॉडी के जो प्रोटीन्स बन रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, दैट विल बी फॉर्म्ड इनसाइड द सेल एंड दैट इज कॉल्ड एज इंट्रासेल्युलरली. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रासेल्युलरली. व्हाट इज इंट्रा? इंट्रा मीनिंग इनसाइड. व्हाट इज सेल्युलर? सेल्युलर मीनिंग सेल. सेल के अंदर बनते हैं सारे के सारे प्रोटीन्स. अब हम सबको पता है, हमको अगर खाना बनाना होता है तो हमारे पास में इंग्रेडिएंट्स रेडी होने चाहिए. उसी तरीके से अगर प्रोटीन भी बनाना है हमारे सेल को तो उसके पास में भी इंग्रेडिएंट्स रेडी चाहिए. तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस मतलब प्रोटीन सिंथेसिस को करने के लिए हमारे पास में कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? ठीक है, सबसे पहले आपके पास में अमाइनो एसिड होनी चाहिए, फिर आपके पास में एमआरएनए होना चाहिए, फिर आपके पास में टीआरएनए होना चाहिए, आपके पास में राइबोसोम्स, एटीपी, मैग्नीशियम आयंस, एंजाइम्स, एलोंगेशन एंड ट्रांसलोकेशन रिलीज फैक्टर्स. इतनी सारी चीजें होनी चाहिए. अंडरलाइन इन योर टेक्स्ट बुक राइट हियर राइट नाउ. अमाइनो एसिड, एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम्स, एटीपी, मैग्नीशियम आयंस, एंजाइम्स, elongation factor, ट्रांसलोकेशन फैक्टर एंड रिलीज फैक्टर. क्या क्या बोला मैंने? अमाइनो एसिड, एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम्स, एटीपी, मैग्नीशियम आयंस, एंजाइम्स, elongation factor, translocation factor and release factor. Drop hearts in your chat box. Come on. Drop amazing hearts in your chat box जिसको समझ में है. फटाफट. एक सेकंड का भी कंसंट्रेशन इधर का उधर मत करो. पूरा कंसंट्रेशन आज के लेक्चर में होना चाहिए, तभी जाके चीजें अच्छे से समझेंगी. क्या क्या बोला मैंने?
कि ट्रांसलेशन जो है वो सेल के अंदर होता है, इंट्रा सेल्यूलरली होता है। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन्स है वो सारे के सारे तुम्हारे सेल के अंदर बनेंगे, ठीक है। अमाइनो एसिड को एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में ऐड किया जाएगा और वो सीक्वेंस को ज्वाइन किया जाएगा विद हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड और एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई जाएगी जिसको हम लोग आगे जाके प्रोटीन बोलेंगे। अब ये प्रोटीन बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं और ट्रांसलेशन करने के लिए हमारे पास में अमाइनो एसिड की होना बहुत जरूरी है। एमआरएनए, टीआरएनए, राइबोसोम्स, एटीपी, मैग्नीशियम आयन, एंजाइम्स, एलोंगेशन एंड ट्रांसलोकेशन एंड रिलीज फैक्टर्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलो अब एक एक करके हर एक चीज का मतलब समझते हैं कि ये क्यों होना चाहिए और अगर ये नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। फाइन, ये हमको पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अमाइनो एसिड क्यों चाहिए, मैग्नीशियम आयंस क्यों चाहिए, एटीपी क्यों चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें समझते हैं। अमाइनो एसिड क्यों चाहिए बच्चों, बिकॉज हम सबको पता है कि हमारी जो हम बिल्डिंग में जो रहते हैं उस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमारे पास में ब्रिक रहता है। यस, एक ईंट होती है और उस ईंट के बाजू में ईंट लगा कर एक दीवार बनती है और उसी तरीके से पूरी बिल्डिंग भी बनती है। उसी उसी मैनर्स में हम लोग अगर इसको याद करेंगे तो अमाइनो एसिड तुम्हारा बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन बनाने के लिए। फाइन, अमाइनो एसिड क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है। ना रहेगा अमाइनो एसिड ना बनेगा प्रोटीन। अमाइनो एसिड के ही ज्वाइन कर करके हम लोग प्रोटीन्स बनाते हैं। नेक्स्ट वी कम टू एमआरएनए। एमआरएनए को ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों लोग, चुन्नू मुन्नू, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए मैसेज देगा तभी जाके टीआरएनए तुम्हारे अमाइनो एसिड को लेकर आएगा। सो अमाइनो एसिड चाहिए, एमआरएनए चाहिए, टीआरएनए चाहिए और वाई राइबोसोम्स। अभी तो पढ़ाया था मैंने कि राइबोसोम्स एक ऐसी जगह है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। ट्रांसलेशन की प्रोसेस करने के लिए राइबोसोम्स आर वेरी 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 एसेंशियल। सो अमाइनो एसिड चाहिए हमको, एमआरएनए मैसेज भेजने के लिए चाहिए, टीआरएनए एमआरएनए को बाइंड करने के लिए चाहिए, टीआरएनए के टकले के ऊपर अमाइनो एसिड आएगा, राइबोसोम्स चाहिए, एटीपी काय को चाहिए। एटीपी इसलिए चाहिए बिकॉज जो तुम्हारे अमाइनो एसिड्स हैं वो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। अमाइनो एसिड्स आर वेरी इनएक्टिव। उसको जब हम एनर्जी सप्लाई करेंगे अमाइनो एसिड्स को तो वो एक्टिव हो जाएंगे। आई रिपीट, अमाइनो एसिड्स आर इनएक्टिव। जैसे ही हम लोग अमाइनो एसिड्स को एनर्जी सप्लाई करेंगे, एटीपी सप्लाई करेंगे, इट विल बी गेटिंग एक्टिवेटेड। फाइन, वो एक्टिवेट हो जाएंगे एंड वंस द अमाइनो एसिड गेट्स एक्टिवेटेड द टीआरएनए विल बाइंड टू योर स्पेसिफिक अमाइनो एसिड एंड द टीआरएनए इज अगेन बाइंडिंग टू एमआरएनए। डन। सो ये सारी चीजें करने के लिए एटीपी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। व्हाई मैग्नीशियम आयंस आर रिक्वायर्ड, बेटा मैग्नीशियम आयंस इसलिए चाहिए बिकॉज तुम्हारा जो राइबोसोम्स है ना उसके दो सब यूनिट्स होते हैं। दो सब यूनिट्स हम लोगों ने सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला जो चैप्टर मैंने 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को पढ़ाया था तब मैंने राइबोसोम्स के बारे में बताया था। राइबोसोम्स जो है उसके दो सब यूनिट्स होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट, एक लार्जर सब यूनिट। फाइन, एक स्मॉलर एंड एक लार्जर सब यूनिट। सो जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट जो है तुम्हारी सेल के अंदर, तुम्हारे साइटोप्लाज्म के अंदर अकेले अकेले घूमते रहते हैं, अकेले अकेले घूमते रहते हैं। तो इनको साथ में लाने के लिए कौन सा वाला आयंस काम करेंगे, मैग्नीशियम आयंस। इज दैट क्लियर एवरीवन? चुन्नू मुन्नू गैंगस्टर्स, इज दैट क्लियर? फाइन, वेरी गुड। So once again I'm repeating it, अमाइनो एसिड तो चाहिए, एमआरएनए चाहिए, टीआरएनए चाहिए, राइबोसोम्स चाहिए, एटीपी चाहिए, मैग्नीशियम आयंस चाहिए, एंजाइम्स तो चाहिए ना बेटा, केमिकल रिएक्शंस है ये। यस, प्रोटीन बनाना इज नथिंग बट ऐसे भेलपूरी बनाने जैसा काम नहीं है ये, या फिर पराठे बनाने जैसा काम नहीं है ये। इसमें एंजाइम लगेंगे बिकॉज ये केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स को बनाने के लिए एंजाइम तो चाहिए। तो जितने भी एंजाइम्स तुम्हारे सेल के अंदर है वो सेल के एंजाइम्स तुम्हारे काम करेंगे और तुम्हारा प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। एलोंगेशन करने के लिए एक फैक्टर होता है, ट्रांसलोकेशन करने के लिए एक फैक्टर होता है और रिलीज करने के लिए भी एक फैक्टर होता है। तो ये तीनों फैक्टर्स, एलोंगेशन, ट्रांसलोकेशन एंड रिलीज फैक्टर्स काम करने वाले। मैं डिटेल में आगे जाके डिस्कस करने वाला हूं ये सारी चीजों को, बट हाल फिलहाल एक मैं तुम लोगों को ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं कि इस टॉपिक में एग्जैक्टली हमको पढ़ना क्या है। फाइन, इधर तक सबको समझा? यो एवरीवन, चुन्नू मुन्नूज, यो, वेरी गुड। फाइन,
let's move ahead. Let's move ahead. Don't type anything. Let's move ahead. Fine. अब एक एक करके ना हमको चीजें पढ़नी है कि ये क्यों चाहिए, वो क्यों चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, अभी और भी डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूँ. फाइन. अमाइनो एसिड क्यों चाहिए, mRNA क्यों चाहिए, tRNA क्यों चाहिए, ये सारी चीजें ना अभी डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं. ये हम लोगों ने पढ़ा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, बट मैंने क्या किया, एक ब्रीफ आइडिया दे दी थी. अब हम डिटेल में पढ़ेंगे एग्जैक्टली क्यों चाहिए. फाइन. नाउ लेट्स गो अहेड. यहाँ पे लिखा हुआ है अमाइनो एसिड्स फॉर्म रॉ मटेरियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. मतलब हम सबको पता है गाइस, हम सबको पता है कि अमाइनो एसिड रहेगा तभी हमारा प्रोटीन का सिंथेसिस हो सकता है एंड नॉट अदरवाइज. यस और नो बता दीजिए, फटाफट बता दीजिए. अमाइनो एसिड जो है वो रहेंगे तब वो अमाइनो एसिड ज्वाइन कर करके तुम्हारा प्रोटीन बनते जाएगा. यस. कि जैसे हमारे बिल्डिंग बनती है, बिल्डिंग में कैसे ब्रिक्स होते हैं, तो ब्रिक्स हमको सीमेंट लगा लगा कर हम लोग कैसे दीवार बनाते बिल्डिंग की, वैसे ही तुम्हारे अमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स लगेंगे और पेप्टाइड बॉन्ड्स लगने के बाद में एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल तैयार होगा. इसलिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड, amino acids are very much required for making the protein molecule. Any doubt so far? Tell me. Any doubt so far? सबको समझ में आया? Amino acids form raw material for protein synthesis. About 20 different types of amino acids are known. 20 different types of amino acids, guys. 20 different types of amino acids. Are you all understanding? Are you all understanding? 20 different types of amino acid. मैंने बताया था ना आप लोगों को कि 20 different types of amino acids लगते हैं तुम्हारा प्रोटीन बनाने के लिए. फाइन. जरूरी नहीं है कि 20 के 20 अमाइनो एसिड हम लोग इस्तेमाल करें एक प्रोटीन बनाने के लिए, बट उन 20 में से ही 20 के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में से ही प्रोटीन्स बनते हैं. इज दैट क्लियर? यस. मतलब 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड हमारे सेल के अंदर है. हमारे सेल के अंदर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, बट जरूरी नहीं है कि हर बार 20 के 20 अमाइनो एसिड हम लोग यूज करें. अगर मान के चलो तुमको केराटिन बनाना है, तो केराटिन बनाने के लिए मान के चलो उसमें से सिर्फ 16 ही अमाइनो एसिड लग रहे हैं. हीमोग्लोबिन बनाना है तो उसमें से सिर्फ 15 ही लग रहे हैं. मतलब क्या है बच्चे लोग, मतलब क्या है कि हर एक टाइम पे सारे अमाइनो एसिड्स खर्चा होंगे, ये जरूरी नहीं है. ये जरूरी नहीं है. सो ये आपको समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. फाइन. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जस्ट गिव मी 1 minute. आई थिंक उसको सब. So guys, I have already discussed about something called as कि क्यों अमाइनो एसिड होने चाहिए. हमारे पूरे सेल के अंदर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं और ये 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं हमारे प्रोटीन के मॉलिक्यूल. इज दैट क्लियर? से यो इन द चैट बॉक्स, कम ऑन. ठीक है, ये तो मैंने बता दिया. ये 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स होते कहां पे? ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं. आई हैव explained cytoplasm already to you guys. what is cytoplasm? ये cytoplasm के अंदर 20 different types of amino acids होंगे और ये 20 different types of amino acids क्या करने वाले हैं चुन्नमुन्नूस? ये तुम्हारे प्रोटीन बनाने वाले हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. तुम्हारा जो प्रोटीन है, तुम्हारा जो प्रोटीन है, इसका सिंथेसिस करने के लिए किसके पास में कंट्रोल होता है पता है? डीएनए. डीएनए. क्योंकि डीएनए क्या बनाएगा चुन्नमुन्नूस? आरएनए. आरएनए क्या बनाएगा गाइस? प्रोटीन्स. डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन. यस और नो? यस और नो? इसलिए यहां पे लिखा हुआ है डीएनए कंट्रोल सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स हैविंग अमाइनो एसिड इन स्पेसिफिक सीक्वेंस.
ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि डीएनए जो है वो तुम्हारा प्रोटीन बनाने का कंट्रोल रखता है कि कौन सा अमाइनो एसिड कब आएगा, इसके बाद कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, ये बताने वाला कौन रहता है गाइस? डीएनए। व्हाट इज डीएनए? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कम ऑन, इज दैट क्लियर? अब डीएनए किसको बनाएगा? सबसे पहले डीएनए बनाएगा एमआरएनए को। एमआरएनए पे क्या होता है सबको पता ना? कोडॉन्स। कौन से कोडॉन्स होते हैं बता दो जरा। व्हाट आर कोडॉन्स? ट्रिपलेट कोडॉन। वेरी गुड खुशी। व्हाट आर कोडॉन्स? ट्रिपलेट कोडॉन, तीन तीन के जोड़ी में, एयूजी, जीसीजी, एसीसी, एयूजी, एएए, एयूयू, यूएए, ये सारे क्या हो गए? तीन तीन के जोड़ी में है ना, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन। तो इसलिए मैंने क्या बोला, डीएनए जो है वो एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए पे ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं जिसको हम लोग जेनेटिक कोड बोलते हैं, और उस जेनेटिक कोड के लिए हमारे पास में स्पेसिफिक अमाइनो एसिड होता है। यो एवरीवन, वेरी गुड, फाइन। इसके बाद में आपको क्या करना है? आपको ये पता करना है कि थर्ड पॉइंट में लिखा क्या है। जो तुम्हारा आरएनए है, आरएनए, ये एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल है, बीच का मॉलिक्यूल। बीच का मतलब डीएनए से प्रोटीन बनता है ना, तो डीएनए से प्रोटीन धड़ाम से डायरेक्टली नहीं बन सकता है, पहले डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगा। इसलिए आरएनए क्या हो गया? ये बीच का मॉलिक्यूल हो गया। डीएनए के बाद आरएनए बना और आरएनए के बाद प्रोटीन बना, इसलिए यहाँ पे पॉइंट क्या लिखा है? आरएनए सर्व्स एज एन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बिटवीन डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए और प्रोटीन के बीच का जो मॉलिक्यूल है उसका नाम क्या है? आरएनए। नेक्स्ट, राइबोसोम्स जो है, राइबोसोम्स, हमने करोड़ों बार राइबोसोम्स को मेंशन किया हुआ है, बट राइबोसोम्स क्या करने वाले हैं? राइबोसोम्स तुम्हारे प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जगह दे देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे घर बनाना है, ओके, मुझे घर बनाना है, तो मेरे पास में जमीन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस और नो? मैं किसी दूसरे के जमीन के ऊपर घर बांध सकता हूं? बांध सकता हूं? डेफिनेटली नॉट। इसीलिए तुम्हारा जो राइबोसोम्स है वो एक ऐसी कंडीशन, एक ऐसी जगह बनाएगा कि वहां पे प्रोटीन बनना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि राइबोसोम्स विल बी एक्टिंग एज अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। वो जगह है कि वहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होना चाहिए। अब मैंने आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज बताई थी कि राइबोसोम्स जो है वो दो सब यूनिट से बनते हैं। यस और नो? दो सब यूनिट से बनते हैं। वन इज कॉल्ड एज स्मॉल सब यूनिट, वन इज कॉल्ड एज लार्ज सब यूनिट। एक राइबोसोम में दो सब यूनिट्स होंगे। सब यूनिट्स मतलब क्या है? उसके दो पार्ट्स, उसके दो हिस्से, एक होगा लार्जर पार्ट, एक होगा स्मॉलर पार्ट। लार्जर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? लार्ज सब यूनिट। स्मॉलर पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉल सब यूनिट। ड्रॉप योर हार्ट्स इन द चैट बॉक्स। फाइन। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जगह बनाएंगे, बट ये राइबोसोम्स अपने आप में एक बड़ा सा यूनिट नहीं है। ये दो छोटे छोटे दो चीजों से, दो यूनिट से बने हुए हैं। वन इज कॉल्ड एज लार्ज सब यूनिट, वन इज कॉल्ड एज स्मॉल सब यूनिट। ये दोनों सब यूनिट्स जो है वो सेपरेटली तुम्हारे साइटोप्लाज्म में अवेलेबल रहते हैं, सेपरेटली। मतलब लार्ज सब यूनिट किसी कोने में होगा सेल के, और स्मॉल सब यूनिट किसी कोने में होगा सेल के। ये दोनों सब यूनिट को साथ में लाया जाता है प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। समझ में आया यो? ये दोनों सब यूनिट्स को साथ में लाया जाता ताकि एक बड़ा सा राइबोसोम बन सके। दोनों सब यूनिट्स विल कम टुगेदर, विल कम क्लोजर टुगेदर, ताकि हमारा बड़ा सा एक राइबोसोम बन सके। अब ये बड़ा सा राइबोसोम बनाने के लिए लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट शुड कम क्लोज टू ईच अदर, एंड दिस सब यूनिट्स विल बी जॉइंड और दिस विल बी एसोसिएटेड टुगेदर बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम आयंस। बताया था ना मैंने? दोनों सब यूनिट साथ में आएंगे किसके वजह से? मैग्नीशियम आयंस। Mg+2 आयंस विल कम हियर, कम देयर, और उसके वजह से क्या बनने वाला है तुम्हारा? उसके वजह से क्या बनने वाला है? योर राइबोसोम्स विल बी फॉर्म्ड। कैसे राइबोसोम बनने वाले हैं? लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट साथ में आएगा और एक बड़ा सा राइबोसोम बनाएगा। बट वो क्या अपने से बना सकता है? नहीं, वहां पे मैग्नीशियम आयंस होने चाहिए। डन?
अंडरस्टूड एवरीवन? यस। ठीक है, अब बच्चों लोग मैं आपको जो बताने वाला हूं यहां से एक्चुअल चीजें शुरू हो जाती है, या फिर यहां से एक्चुअल तुम्हारा कॉम्प्लेक्स चीजें समझना शुरू हो जाती है। फाइन। सो अभी आपका जो भी ध्यान है पूरा 1000% कर दो। ठीक है, यहाँ से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये समझा तो आगे की सारी प्रोसेस आपको समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। फाइन, ध्यान से सुनिए। मैंने अब तक क्या कहा? मैंने अब तक कहा कि अमाइनो एसिड हमने रेडी कर दिया है, हमने तुम्हारा एमआरएनए को रेडी कर दिया है, हमने तुम्हारा राइबोसोम्स को रेडी कर दिया है। राइबोसोम्स को कैसे रेडी कर दिया? दोनों सब यूनिट, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट्स एक साथ आ गए, मैग्नीशियम आयंस में इसको जोड़ के तैयार कर दिया। अब मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ कि राइबोसोम के ऊपर क्या क्या होता है। एक राइबोसोम के ऊपर क्या क्या होता है? एक राइबोसोम के पास में एमआरएनए को बाइंड करने के लिए एक जगह होती है। ठीक है, राइबोसोम के ऊपर एमआरएनए को बाइंड करने के लिए जगह होती है, और टीआरएनए को बाइंड करने के लिए ऐसे 3 जगह होती है। आई रिपीट, एमआरएनए को बाइंड करने के लिए सिर्फ एक ही जगह है, एक ही साइट अवेलेबल है, और टीआरएनए को बाइंड करने के लिए 3 साइट्स आर अवेलेबल। आपको मैं डायग्राम में दिखा दूं? दिखाता हूं, वेट। डायग्राम में आपको दिखा देता हूं, देखिए, जरा देखिए डायग्राम में, बहुत बेहतरीन डायग्राम आपके टेक्स्ट बुक में, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम है। जरा आप लोग यहाँ पे अच्छे से देखिए कि ये जो तुम्हारा राइबोसोम है, ये जो तुम्हारा राइबोसोम है, ये देखिए, इसका ये हो गया, हाँ, ये हो गया स्मॉलर सब यूनिट, और ये हो गया लार्जर सब यूनिट। कैन यू ऑल सी? कैन यू ऑल सी एवरीवन? स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट, कैन यू ऑल सी? अब देखिए, सबसे पहले कौन सा सब यूनिट चिपका हुआ है तुम्हारे एमआरएनए को? ये देखिए, ये लाल कलर का जो बनाया हुआ है ना, ये लाल कलर का, ये वाला, दिस इज एमआरएनए। दिस इज एमआरएनए। कौन सा सब यूनिट चिपका है, स्मॉल या लार्ज? सबसे पहला, सबसे पहला, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, स्मॉल के बाद क्या आया? स्मॉल के बाद कौन सा सब यूनिट आया? स्मॉल के बाद कौन सा सब यूनिट आया एवरीवन? लार्ज। लार्ज, ठीक है। सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट चिपकेगा, उसके बाद में लार्ज सब यूनिट चिपकेगा। और एक आपको मैं चीज बता रहा था यहाँ पे कि तुम्हारा तुम्हारा राइबोसोम्स को, राइबोसोम के पास में एक साइट होता है एमआरएनए को चिपकने के लिए, और 3 साइट्स होते हैं टीआरएनए को चिपकने के लिए। कैन यू सी हियर? कैन यू सी हियर? मैंने एक लाल लाइन बनाई है एमआरएनए के लिए, और मैंने 3 लाल लाइन बनाई है टीआरएनए के लिए। डन। So this is site number 1, site number 2, site number 3 for tRNA, and this is the only site for mRNA को बाइंड करने के लिए। mRNA को बाइंड करने के लिए सिर्फ एक ही साइट है, और tRNA को बाइंड करने के लिए तीन साइट्स अवेलेबल है। इज दैट क्लियर चुन्नू मुन्नूज? यो, एवरीवन? अंडरस्टूड? वेरी गुड। एक एक बार फिर से बताओ ना, सुशील ने बोला ओके बेटा, वापस एक बार आपके लिए। यस। देखिए, आप लोग यहाँ पे देखिए, डायग्राम देखिए, एमआरएनए को बाइंड करने के लिए कितनी जगह है सुशील, जरा बता देना। 1 है, 10 है, 15 है, 20 करोड़ है, बता देना। 1 है। टीआरएनए को बाइंड करने के लिए कितनी जगह है सुशील, जरा बता देना। 3। यही समझाया मैंने सुशील, और कुछ नहीं समझाया। समझा? राइबोसोम के ऊपर एमआरएनए को बाइंड करने के लिए एक जगह है, और टीआरएनए जैसा जो मॉलिक्यूल है उसको बाइंड करने के लिए 3 जगहें हैं। ऐसा क्यों? इसका रीजन मैं आगे बताने वाला हूं। ठीक है,
सर 3 फ्रैगमेंट्स है एमआरएनए का है नाम, नहीं समझा सुशील, क्या पूछना है? यस, अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक। वो आरएनए का 3 फ्रेगमेंट है ना, 3 फ्रैगमेंट्स कहां से आए? तो 3 रेड कलर के स्ट्रिप्स। ओके, आपको मैं ये दिखाना चाहता हूं, यहाँ पे ये है स्टेप नंबर 1, सेम एमआरएनए है, सेम। स्टेप नंबर 2, सेम एमआरएनए है। स्टेप नंबर 3, सेम एमआरएनए है, एमआरएनए चेंज नहीं हो रहा, समझा? स्टेप नंबर 1 है, स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 है, फिर 4 है, 5 है, 6 है। हम लोग दुनिया भर के स्टेप्स ले ले, बट एमआरएनए चेंज नहीं होने वाला है, टीआरएनए चेंज होते रहेंगे। डन? चलिए, सो अगर एक एमआरएनए है तो एक ही साइट होगा बाइंड करने के लिए, ऐसा याद रखो। एमआरएनए एक ही है, सो तुम्हारे राइबोसोम के ऊपर कितना साइट होना चाहिए एमआरएनए को बाइंड करने के लिए? जस्ट 1 साइट। टीआरएनए जो है वो कॉन्स्टेंटली आते जाएंगे, वो मेहमान है, वो मेहमान है, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे कॉन्स्टेंटली। तो उसके लिए कितनी कितनी जगह है? 3 जगह है। फाइन, समझ में आया? इज दैट क्लियर एवरीवन? वेरी गुड। चलो, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि जो टीआरएनए बाइंड करने के लिए, राइबोसोम के ऊपर टीआरएनए बाइंड करने के लिए वो 3 जगहें हैं, उन 3 जगहों का नाम क्या है? ठीक है, 3 जगहों का नाम क्या है? एक का नाम है पी साइट, एक का नाम है ए साइट, एक का नाम है ई साइट। डायग्राम में वापस से देखो, कैन यू ऑल सी ओवर हियर कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए साइट, पी साइट एंड ई साइट। ये हो गया तुम्हारा 3 जगह टीआरएनए के लिए। दिस इज द ए साइट, दिस इज द पी साइट एंड दिस इज द ई साइट। कैन यू ऑल सी दिस? कैन यू ऑल सी दिस? यस और नो? ठीक है, ऐसे 3 जगहें होते हैं तुम्हारे किसके लिए बाइंड करने के लिए? टीआरएनए को बाइंड करने के लिए। ठीक है, टीआरएनए को बाइंड करने के लिए देयर आर 3 स्पेसेस, देयर आर 3 साइट्स। one is called as A site, one is called as P site, one is called as E site. Now let's try and understand कि A site का नाम क्या है, P site का नाम क्या है, E site का नाम क्या है। इसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है, फुल फॉर्म यहाँ पे दिए हुए हैं। सबसे पहले पी साइट को समझते हैं। पी साइट का नाम है तुम्हारा पेप्टाइडिल टीआरएनए साइट। लिखो 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 लिखो, क्या नाम है पी साइट का? पेप्टाइडिल टीआरएनए साइट। PEPTIDYL, वहां पे एल मिसिंग है, DY तक ही लिखा हुआ है, एल लिखो वहां पे। PEPTIDYL, पेप्टाइडिल टीआरएनए साइट। ए साइट का नाम है अमाइनो असाइल टीआरएनए साइट और ई साइट का नाम क्या? एग्जिट साइट। समझा? समझा है सबको? ठीक है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि राइबोसोम के ऊपर टीआरएनए को बाइंड करने के लिए 3 जगहें होती हैं। एक का नाम है पी साइट, एक का नाम है ए साइट, एक का नाम है ई साइट। पी साइट का फुल फॉर्म है पेप्टाइडिल टीआरएनए साइट, क्योंकि उसके ऊपर टीआरएनए बैठेगा। ए साइट का नाम है अमाइनो असाइल टीआरएनए साइट, इस पे भी टीआरएनए बैठने वाला है। ई साइट को बोलते हैं एग्जिट साइट। ठीक है, इतना सबको समझा? ड्रॉप योर हाथ इन द चैट बॉक्स, कम ऑन कम ऑन। वेरी गुड, वेरी गुड। ना
अब मैं तुम लोग को जो चीज बताने जा रहा हूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। एबीसीडी में से सबसे पहले लेटर कौन सा आता है? एपीई में, ए टू जेड में सबसे पहला कौन सा लेटर आएगा? ए। तो टीआरएनए सबसे पहले किधर आके बैठेगा बच्चे लोग? ए पे। फिर उसके बाद में किधर आके बैठेगा पता है? पी के ऊपर। नो 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 नो, यहाँ पे एबीसीडी काम नहीं करेगी। ए के बाद में क्या आएगा? पी, और पी के बाद में वो किधर जाएगा? ई। आई रिपीट, पहले ए पे आएगा, ए साइड पे आएगा, फिर पी साइड पे जाएगा, और पी साइड से वो एग्जिट साइड से बाहर, क्योंकि ई फॉर एग्जिट है ना। यस खुशी, अंडरस्टूड। सबसे पहले ए साइड पे आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में पी साइड पे जाएगा, और उसके बाद से वो बाहर निकल जाएगा, क्योंकि मेहमान है टीआरएनए। यस, परमानेंट मेंबर नहीं है, यस और नो, तो बाहर चला जाएगा वो। समझा? तो जो टीआरएनए सबसे पहला आएगा, वही और सिर्फ वही टीआरएनए पी साइड पे बैठेगा। ध्यान से सुनो, मैं जो चीजें बोल रहा हूं बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। मैंने क्या बोला कि जनरली टीआरएनए जो है वो ए साइड पे पहले बाइंड करेगा, फिर वही टीआरएनए पी साइड पे जाएगा, और वही टीआरएनए ई साइड पे जाएगा। किसको किसको समझा, यो बोलिए। क्या बोला मैंने? जनरली, या जनरली पहले ए साइड पे आएगा, फिर पी साइड पे जाएगा, और फिर ई साइड पे जाने वाला है तुम्हारा टीआरएनए, ठीक है। बट जो सबसे पहला टीआरएनए आएगा, वो तुम्हारा ए साइड को बाइंड नहीं करेगा, वो डायरेक्टली कहां पे जाके बैठेगा? पी साइड। इतना समझा? सबसे पहला टीआरएनए मतलब मान के चलो मुझे बनाना है, इरजा बोल रही है सर बाइंड नहीं करेगा किसी पे भी, मतलब क्या इरजा? ऐसे आधा अधूरा मत बोला करो, पूरा बोलो, फुल सेंटेंस। अनम्यूट करो, बात करो मेरे से। चलिए सर मतलब ए साइड, पी साइड और ई साइड पे किसी पे भी बाइंड नहीं करेगा? नहीं, सुनो तो, सुनो। मैंने क्या बोला कि जनरली क्या होता है, दुनिया भर के जितने भी टीआरएनए आएंगे वो सबसे पहले ए साइट पे ही आएंगे, फिर ए साइट से वो शिफ्ट हो जाएंगे, अपने आप को पी साइट पे शिफ्ट करेंगे, फिर पी साइट से शिफ्ट करेंगे ई साइट पे, और ई साइट से बाहर निकल जाएंगे। डन? इतना समझा यो? पर जो सबसे पहला वापस बोल रहा हूं, सबसे पहला टीआरएनए जो आने वाला है प्रोटीन बनाने के लिए, वो पहला टीआरएनए ए साइट को बाइंड नहीं करेगा। वो किधर बाइंड करेगा? पी साइट। लिखा है यहां पे ओनली फर्स्ट टीआरएनए। समझ में आ रहा है? Is that clear? Drop your hearts in the chat box. Come on. देखिए यहां पे लिखा है ओनली फर्स्ट टीआरएनए, लिखा है। समझाए? यस, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये समझ गया सब कुछ समझ जाओगे। क्या बोला मैंने कि तुम्हारे राइबोसोम के पास में, सुशील ने पूछा ही, मुझे क्वेश्चन लगा ही था, सुशील के पास से क्वेश्चन आने वाला है। ये तुम्हारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रूल है, ये तुम्हारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रूल है कि तुम्हारा पहला टीआरएनए जो है वो ए साइट पे बाइंड नहीं करेगा, वो पी साइट पे जाके बाइंड करेगा। ये तुम्हारे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रूल है।
अंडरस्टूड एवरीवन? ट्रांसलेशन का ये रूल है कि हर एक टीआरएनए ए साइट पे आके बाइंड करेंगे, बट जो सबसे पहला टीआरएनए होगा वो पी साइट पे बाइंड करेगा, वो ए साइट पे बाइंड आकर नहीं करेगा। डन 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 डन, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, तो यहां तक अगर सबको समझ में आया रहेगा तो वी कैन मूव अहेड, बिकॉज यहां से चीजें थोड़ी सिंपल हो जाती है। यहां से चीजें थोड़ी सी सिंपल हो जाती है। क्या सिंपल हो जाती है कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि तुम्हारा जो क्या बोलते हैं राइबोसोम है, उस पे एक साइट है तुम्हारे एमआरएनए के लिए और टीआरएनए के लिए तीन तीन साइट्स है। टीआरएनए की तीन साइट्स का नाम क्या क्या है? जिसका पी साइट है, ए साइट है और ई साइट है। पी साइट का नाम है पेप्टाइडल टीआरएनए साइट, ए साइट का नाम है अमाइनो असाइल टीआरएनए साइट, ई साइट का नाम है एग्जिट साइट। ठीक है, जो सबसे पहला टीआरएनए आने वाला है वही सिर्फ पी साइट को डायरेक्टली बाइंड करेगा, वो ए साइट के ऊपर नहीं आएगा। और बाकी के जितने भी दुनिया भर के टीआरएनए इस दुनिया में हैं, वो सारे के सारे तुम्हारे पहले ए साइट पे आएंगे, फिर पी साइट पे जाएंगे, फिर ई साइट पे जाएंगे। और तुम्हारा जो पहला टीआरएनए रहेगा, पहला मॉलिक्यूल मतलब पहला अमाइनो एसिड जो आएगा ना तुम्हारे प्रोटीन बनाने के लिए, वो पहला अमाइनो एसिड वाला जो टीआरएनए है ना, वो पी साइट पे आएगा और डायरेक्टली ई साइट पे जाके बाहर निकल जाएगा। समझाए सबको? यो ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि जो तुम्हारा राइबोसोम है, बट असं का, वेरी गुड वैष्णवी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रूल है। यस वैष्णवी, इज दैट क्लियर? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव अहेड। मतलब हम ऐसे नहीं पूछ सकते मॉलिक्यूल्स को जाके, क्या रे बाबा ऐसे क्यों किया तूने, क्यों ए साइट को मिस किया, डायरेक्ट पी पे क्यों गया तू? वो करता है ऐसा, there is no reason for it, but we are reading about it. Is that clear? Is that clear everyone? यही ऑब्जर्व किया गया है साइंटिस्ट ने, एंड पीपल आर फाइंडिंग इट आउट कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। देयर इज स्टिल नो रीजन फॉर इट कि ये तुम्हारा पहला वाला जो टीआरएनए है वो काय को जाके तुम्हारे पी साइट को बाइंड कर रहा है डायरेक्टली, ए साइट पे क्यों नहीं आ रहा है जैसे नॉर्मल सारे टीआरएनए आते हैं। यस, एपीई सब लोग टीआरएनए एपीई ऐसे ही जा रहे हैं, बट तुम ही क्यों ऐसे इतना स्पेशल हो कि तुम पहले वाले हो इसलिए तुम पी साइड पे आके ई साइड पे जाके चले जाते हो? ये किसी ने भी फाइंड आउट अभी तक नहीं किया है। सो वो फाइंड आउट हो जाएगा तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा, या फिर अगर मेरे रीड करने में कभी आ जाएगा अच्छे जर्नल्स में से तब मैं आप तक पहुंचा दूंगा। बट हाल फिलहाल इतना समझो कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ए साइड, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पी साइड, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ई साइड। ये तीनों एपीई साइड जो है वो टीआरएनए को बाइंड करने वाले साइट है। तुम्हारा टीआरएनए सबसे पहले ए साइट पे आता है, फिर पी साइट पे जाता है, फिर ई साइट पे जाता है। ई इज द एग्जिट साइट, एग्जिट साइट से वो बाहर निकल जाता है। अब जो तुम्हारा पहला टीआरएनए का मॉलिक्यूल है या फिर पहला अमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल है जो टीआरएनए लेकर आएगा, वो पहले सबसे पहले पी साइट को बाइंड करेगा, फिर ई साइट पे जाके बाहर निकल जाएगा। डन। अब नेक्स्ट हमको चीज पढ़नी है कि यूकैरियोट्स के राइबोसोम के अंदर एक ग्रूव होता है। ग्रूव समझते हो? ग्रूव मतलब क्या होता है? खड्डा। ग्रूव मतलब क्या होता है? डिप्रेशन, खड्डा। ठीक है, ये ग्रूव क्यों होता है? ये दो तुम्हारे राइबोसोम के सब यूनिट्स के बीच में होगा। लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट का बात मैंने किया था। ये दोनों सब यूनिट्स के बीच में ये गड्ढा होने वाला है, खड्डा होने वाला है। क्यों? बिकॉज वहां पे तुम्हारा पॉलीपेप्टाइड का चेन बन के बैठा रहेगा। प्रोटीन जो है वो इस गड्ढे में बनने वाला है, इस डिप्रेशन में, इस ग्रूव में बनने वाला है, ताकि इस डिप्रेशन में जब प्रोटीन बने तब वो किसी भी एंजाइम के साथ में रिएक्ट ना करे और अपना प्रोटीन एकदम प्योर रहे। दैट इज व्हाई उस गड्ढे में वो प्रोटीन बनेगा। डन।
जैसे हमारी मदर्स होती है ना, बेसिकली जो बचपन में हमको बोला जाता है तू इस लड़के के साथ में मत खेल, तू उस लड़की के साथ में मत खेल, बिकॉज वो बहुत ही गंदा लड़का है, ही इज अ बैड बॉय, शी इज अ बैड गर्ल। यस, हमको ऐसे बोला जाता है और हमको घर में रखा जाता है ना। उसी तरीके से, उसी तरीके से वो गड्ढा क्या है, उस प्रोटीन का टेम्पररी घर है, और वहां पे उस प्रोटीन को किसी भी मॉलिक्यूल के साथ में, किसी भी एंजाइम के साथ में इंटरैक्ट करने नहीं देते हैं। मतलब अमाइनो एसिड की चेन लंबी 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 होती जाएगी और वो उस गड्ढे में बनती जाएगी। डन? अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? एक बार फिर से बताओ ना खुशी। ओके बेटा, वापस से सुनिए। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि दो राइबोसोम की सब यूनिट्स है। वन इज कॉल्ड एज लार्ज सब यूनिट, वन इज कॉल्ड एज स्मॉल सब यूनिट। लार्ज और स्मॉल सब यूनिट के बीच में गड्ढा है, उस गड्ढे के अंदर प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बन के वहीं पे बैठेगा, कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसको किसी भी एंजाइम के साथ में रिएक्ट नहीं होना है। अंडरस्टूड? सबको? यस और नो? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेट अ मिनट। हाँ, अब मुझे सारे तुम्हारे आंसर्स दिखेंगे चैट बॉक्स में। फाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है मैंने अब तक? मैंने क्या क्या बोला कि अमाइनो एसिड जो है वो 20 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ये 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, और इसकी मदद से हम लोग प्रोटीन बनाते हैं। डीएनए ये एक कंट्रोलिंग सेंटर है। डीएनए के बाद आरएनए बनेगा, एमआरएनए जिसको हम लोग बोलते हैं, और एमआरएनए के बाद में प्रोटीन बनेगा। तो एमआरएनए क्या हो गया? एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल हो गया। फिर मैंने क्या बोला? राइबोसोम एक ऐसी जगह है जहां पे प्रोटीन सिंथेसिस होता रहेगा, प्रोटीन सिंथेसिस होता रहेगा। राइबोसोम जो है वो दो सब यूनिट से बने रहते हैं, एक का नाम है स्मॉल सब यूनिट, एक का नाम है लार्ज सब यूनिट। स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट जो है उसको ज्वाइन करवाने के लिए हमारे पास में बॉडी के अंदर मैग्नीशियम आयंस होते हैं, हमारे सेल में मैग्नीशियम आयंस होते हैं। सो मैग्नीशियम आयंस की मदद से स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट्स ज्वाइन हो जाएंगे। अब तुम्हारा राइबोसोम जो है इसके ऊपर 4 साइट्स होते हैं। एक तुम्हारा एमआरएनए को बाइंड करने के लिए सिर्फ एक ही साइट है, और 3 तुम्हारे टीआरएनए को बाइंड करने के लिए। टीआरएनए को बाइंड करने वाली जो साइट है उसका नाम है पी साइट, दैट इज पेप्टाइडल टीआरएनए साइट। ए साइट अमाइनो एसिड टीआरएनए साइट, ई साइट एग्जिट साइट। और सबसे पहला टीआरएनए जो आने वाला है वो सबसे पहला टीआरएनए तुम्हारा पी साइट को बाइंड करेगा, ए साइट को नहीं। जनरली तुम्हारे सारे के सारे टीआरएनए ए साइट को बाइंड करते हैं, बट तुम्हारा एकमेव तुम्हारा जो पहला वाला टीआरएनए है वो तुम्हारे पी साइट को बाइंड करेगा। फिर मैंने क्या बोला? यूकैरियोटिक राइबोसोम के अंदर बीच में दो सब यूनिट्स के बीच में गड्ढा होता है जिसको हम लोग ग्रूव बोलते हैं। उस ग्रूव के अंदर तुम्हारा पॉलीपेप्टाइड बनते जाएगा, मतलब प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनते जाएगा, और उस गड्ढे में ही रहेगा कुछ टाइम के लिए, जब तक वो पूरी तरीके से बन नहीं जाता है। अब जब वो पूरी तरीके से बन जाएगा उस गड्ढे में से वो बाहर निकलेगा। अब उस गड्ढे के अंदर, उस ग्रूव के अंदर वो क्यों है? ताकि उसका रिएक्शन किसी भी एंजाइम के साथ में ना हो, और वो एंजाइम वो जो प्रोटीन बन रहा है उस गड्ढे के अंदर वो प्योर रहे। Is that clear? Drop your amazing hearts in the chat box. ठीक है, अब हमको क्या पढ़ना है गाइस? अब हमको पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन। मैकेनिज्म, क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है तुम्हारे ट्रांसलेशन करने के लिए, हमको पढ़ना है। हमने तुम्हारा आरएनए के वक्त भी ये स्टेप्स पढ़े हुए थे, आरएनए बनाने के टाइम पे भी ये स्टेप्स पढ़े थे कि सबसे पहले आरएनए का इनिशिएशन होगा, मतलब आरएनए बनना शुरू हो जाएगा, इनिशिएट होगा। उसके बाद क्या होगा कि आरएनए तुम्हारा एलोंगेट होगा, और एलोंगेशन होने के बाद में क्या हो जाएगा? जब आरएनए बन के रेडी हो जाएगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। डन? सो इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। क्या हम ये तीनों प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी पढ़ चुके हैं? यस और नो? यस।
तो वही 3 सिमिलर स्टेप्स हमको कहाँ पे पढ़ने हैं, ट्रांसलेशन के वक्त भी पढ़ने हैं। इसका मतलब भी वही है। इनिशिएशन में क्या होता है, तुम्हारा प्रोटीन लॉन्गेशन में क्या होता है, अमाइनो एसिड दनादन 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 तुम्हारे पहले वाले अमाइनो एसिड में ऐड होते जाते हैं। फिर टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में तुम्हारा लास्ट में तुम्हारा अमाइनो एसिड की चेन बन के जब रेडी हो जाती है तो प्रोटीन को टर्मिनेट किया जाता है कि हाँ अभी इसके बाद कोई अमाइनो एसिड ऐड नहीं किया जाएगा। इज दैट क्लियर, से yo, I want to see yo in the chat box, come on, very good। चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप मैं आप लोगों को डिस्कस करवा रहा हूं, ध्यान से देखिए, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। व्हाट इज द स्टेप कॉल्ड एज इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब बच्चे लोग जब भी कभी मैं पॉलीपेप्टाइड की बात करता हूं तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या होता है, चैट बॉक्स में बता दो। व्हाट इज पॉलीपेप्टाइड, कम ऑन, what is polypeptide, come on everyone। करेक्ट, अमाइनो एसिड चेन, मतलब ये प्रोटीन ही है ना वो, अमाइनो एसिड की चेन मतलब प्रोटीन की चेन, राइट, यस और नो, यस, वेरी गुड। सो यहाँ पे क्या लिखा है, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इनिशिएशन करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बोला था कि अमाइनो एसिड जो रहते हैं वो एकदम इनएक्टिव रहते हैं, अमाइनो एसिड्स जो है वो इनएक्टिव रहते हैं, उनको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। उनको क्या करना बहुत जरूरी है, एक्टिवेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस प्रोसेस का नाम क्या है, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। सबसे पहले क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड, जो तुम्हारे ट्रांसलेशन में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और ये तुम्हारे एक्टिवेशन कैसे होने वाले हैं अमाइनो एसिड का, दिस एक्टिवेशन विल बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ एटीपी। एटीपी जाके तुम्हारे अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करेंगे। स्टेप नंबर 1 सबको क्लियर है। इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन में सबसे पहला स्टेप क्या होने वाला है, अमाइनो एसिड एकदम शांत शांत बैठे हुए हैं, उनको बॉन्ड बनाने के लिए पहले उनको एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। तो एक्टिवेट करने के लिए वहां पे एटीपी जाएगा और हर एक अमाइनो एसिड को एकदम चार्ज अप कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। एटीपी इज नथिंग बट द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इट इज द एनर्जी ऑफ द सेल, फाइन। सो ये जाके वहां पे एक्टिवेशन करके आ जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होने वाला है, जो तुम्हारा स्मॉल सब यूनिट है राइबोसोम का, वो सबसे पहला अटैच होगा एमआरएनए को। ये भी मैंने बताया था, ये भी मैंने बताया था, यस। सबसे पहला स्मॉलर सब यूनिट अटैच होगा तुम्हारे एमआरएनए को। डायग्राम में देखो, देखो देखो देखो, डायग्राम में देखो, स्मॉलर सब यूनिट इज गेटिंग अटैच्ड फर्स्ट, यस और नो। देखिए स्टेप नंबर 1 स्मॉल सब यूनिट, फिर कौन सा सब यूनिट आया, लार्ज सब यूनिट। सारे स्टेप्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक छोटे छोटे आइडिया दे चुके हैं, अब हम लोग उसका बिगर पिक्चर देख रहे हैं। सो आपको ना चीजें समझने में तकलीफ नहीं हो रही है, ठीक है। सो मैंने क्या बोला सबसे पहले, कि सबसे पहले आपका अमाइनो एसिड को एक्टिवेट किया जाएगा, जब एनर्जी हम लोग उसको देंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में होगा कि तुम्हारा जो स्मॉलर सब यूनिट है वो तुम्हारे एमआरएनए को अटैच हो जाएगा। एमआरएनए को कौन से रीजन में अटैच होगा, चुन्नू मुन्नू, यहाँ पे क्या लिखा है 5 प्राइम रीजन, याद है क्या नहीं, 5 प्राइम 3 प्राइम। एमआरएनए के पास में भी होता है ना 5 प्राइम, और एमआरएनए के पास में भी होता है 3 प्राइम रीजन। सो 5 प्राइम रीजन पे जाके कौन चिपकेगा, कौन चिपकेगा, राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट। अंडरस्टूड यो, yes or no, very good। Small subunit of ribosome binds attached to the mRNA at the 5 prime end, जिसको हम लोग इनिशिएटर कोडॉन बोलते हैं। आप सबको मैंने बताया था
कि तुम्हारे mRNA के ऊपर क्या रहता है, कोडॉन्स रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन, यस और नो, यस और नो। तो तुम्हारे ट्रिपलेट कोडॉन का नाम क्या है, इनिशिएटर। इनिशिएटर मतलब क्या, चालू करने वाला कोडॉन, प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला। जैसे हमारे रिमोट में एक बटन होता है ऑन ऑफ का, यस, जैसे ही हम लोग रेड बटन वो दबाते ऑन का, तब आपका टीवी चालू हो जाता है। तो टीवी चालू करने के लिए हमारे पास में रेड बटन है क्या, नहीं है? वैसे ही हमारे ट्रांसलेशन को शुरू करने के लिए कौन सा रेड बटन वाला कोडॉन है, AUG, इनिशिएटर कोडॉन। डन। AUG, अमाइनो एसिड की बात नहीं हो रही हमें, कोडॉन की बात हो रही। AUG, AUG, AUG। डन, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड एवरीवन। तुम्हारे mRNA के ऊपर AUG नाम का कोडॉन रहेगा 5 प्राइम रीजन के ऊपर, वहां पे जाके तुम्हारा स्मॉलर सब यूनिट राइबोसोम का बाइंड करेगा। सबके दिमाग में अच्छे से चमका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा क्या है, इनिशिएटर कोडॉन AUG इज प्रेजेंट ऑन mRNA व्हिच इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आप सबको पता है कि इनिशिएटर कोडॉन जो है, जिसका नाम है AUG, वो इनिशिएट करने वाला। इनिशिएट का मतलब क्या, स्टार्ट करने वाला है प्रोसेस को। कौन सी प्रोसेस को, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस को, जिसका नाम है ट्रांसलेशन। ठीक है, इनिशिएटर tRNA बाइंड्स विद इनिशिएशन कोडॉन AUG। बेटा अगर इनिशिएटर कोडॉन का नाम है AUG, इनिशिएटर ट्रिपलेट कोडॉन का नाम है AUG, तो इनिशिएटर ट्रिपलेट एंटी कोडॉन का नाम क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? करेक्टो, जिलेटो द विलेटो, वेरी गुड, UAC। समझ में आया? AUG के ऑपोजिट में UAC। डन। सो tRNA के ऊपर क्या होना चाहिए, UAC। mRNA के ऊपर क्या है, AUG। AUG क्या है, स्टार्ट कोडॉन। AUG क्या है, स्टार्ट कोडॉन। mRNA के ऊपर है, तो tRNA के ऊपर क्या होना चाहिए, UAC। डन। इनिशिएटर कोडॉन इज AUG, इनिशिएटर एंटीकोडॉन इज UAC। इनिशिएटर कोडॉन mRNA पे है, इनिशिएटर एंटीकोडॉन tRNA पे है। डन 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 डन। अब mRNA और tRNA के जो कोडॉन और एंटीकोडॉन हैं, वो एक दूसरे के साथ में बॉन्ड बनाएंगे, और उस बॉन्ड का नाम क्या पता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हमेशा हमेशा तुम्हारे नाइट्रोजन बेस के बीच में कौन सा बॉन्ड रहेगा बच्चों लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मतलब तुम्हारा A बाइंड करेगा U और G, ये AUG जो है वो तुम्हारे UAC के साथ में कैसे बाइंड करेगा, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। A के सामने U, U के सामने A, G के सामने C। अंडरस्टूड, understood? Drop your hearts in the chat box, come on. Understood? Yes. Now very important thing which I'm going to discuss over here, कि जो तुम्हारा क्या बोलते हैं, tRNA है, वो तुम्हारा mRNA के साथ में बाइंड करेगा। और जो सबसे पहला tRNA रहेगा ना, उसके ऊपर कौन सा वाला अमाइनो एसिड होगा पता है, कौन सा वाला अमाइनो एसिड होगा, मिथियोनिन। Which amino acid is present? Methionine. Is that clear? मतलब मैं यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना के दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी बहुत चीजें। देखिए, ये मैं बना रहा हूं mRNA, दिस इज द mRNA, ओके, दिस इज द mRNA। इस mRNA के ऊपर क्या है, ट्रिपलेट कोडॉन है। ट्रिपलेट कोडॉन का नाम क्या है गाइस, AUG। इसके टकले के ऊपर आके कौन बैठेगा, AUG के ऊपर आके कौन बैठेगा गाइस, इसके ऊपर आके बैठने वाला है तुम्हारा tRNA। So here I am trying to draw tRNA. This is tRNA, ठीक है, this is tRNA। tRNA के पास में क्या होना चाहिए, UAC। tRNA के पास में क्या होना चाहिए, UAC। UAC हो गया एंटीकोडॉन। अब
इस टीआरएनए के टकले के ऊपर क्या होना चाहिए? एवरीवन टेल मी, इसके टकले के ऊपर क्या होना चाहिए यहाँ पे? यस, अमाइनो एसिड। वेरी गुड अमेय, इस पे अमाइनो एसिड कौन सा वाला होना चाहिए? मिथियोनिन। अंडरस्टूड? यस चुन्नू मुन्नूस, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारा सेल यूकैरियोटिक है तो उसके ऊपर सबसे पहला अमाइनो एसिड कौन सा आके चिपकेगा प्रोटीन बनाने के वक्त में? मिथियोनिन। बट अगर तुम्हारा सेल जो है वो बैक्टीरिया का है या फिर प्रोकैरियोट है तो उसके ऊपर सबसे पहला वाला अमाइनो एसिड कौन सा आके चिपकेगा? फॉर्मिल मिथियोनिन। अंडरस्टूड एवरीवन? मिथियोनिन तुम्हारे यूकैरियोट्स में आएगा और फॉर्मिल मिथियोनिन तुम्हारे प्रोकैरियोट्स में आएगा। MCQ। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड एवरीवन? यस और नो? पता होना ही चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एमसीक्यू में बहुत भर भर के इस चीजों के बारे में डिस्कस किया जाता है। प्लीज मेक श्योर कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। फाइन, चलिए इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। अब क्या होने वाला है? अब तक तो तुम्हारा स्मॉलर सब यूनिट आके बैठ गया था। स्मॉलर सब यूनिट के ऊपर आके तुम्हारा mRNA लगा हुआ है। mRNA के ऊपर tRNA आके बैठ गया है। tRNA के पास UAC नाम का एंटीकोडॉन है और उसके टकले के ऊपर क्या है? मिथियोनिन है। मान के चलो हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। अब क्या होगा? लार्ज सब यूनिट आके बैठेगा। देखो डायग्राम देखिए, स्टेप नंबर 2, डायग्राम देखिए, स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 में स्मॉलर सब यूनिट तो आ गया, टीआरएनए भी आ गया अमाइनो एसिड को लेकर। अब क्या आएगा? लार्ज सब यूनिट। कैसे आएगा? कैसे आएगा और कैसे बाइंड करेगा? विद हेल्प ऑफ विच मॉलिक्यूल? विच आयंस, नॉट मॉलिक्यूल, विच आयंस? which ion? Very good, very good, very good. Mg, magnesium ions, Mg+2। yes, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है now the large subunit of ribosome joins with the smaller subunit that requires Mg plus ions। yo, very good। now moving on to the next part, that is initiator charged tRNA with activated amino acid methionine occupies the P site of ribosome and A site is vacant। देखिए देखिए, आप ही देखिए, ऐसा डायग्राम बना है ना आपके टेक्स्ट बुक के अंदर कि एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देखिए आप लोग खुद ही देखिए कि जो सबसे पहला तुम्हारा टीआरएनए आएगा ना, सबसे पहला वो कौन से साइट पे आया है? देखो कौन से साइट पे आया है? पी साइट। देखो ए साइट खाली है, ए साइट वेकेंट है, ए साइट एम्प्टी है। कैन यू सी दैट? Can you see that everyone? Yes, diagram is very beautiful guys. This diagram is teaching you like anything। सब कुछ एक साथ सिखा रहा है तुम्हारा डायग्राम। ये पी साइट के ऊपर टीआरएनए आके बैठने वाला, ए साइट रिकामा है, एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है ए साइट के ऊपर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही चीजें बता दी है, यही चीजें बता दी है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है अभी यहाँ पे? इनिशिएटर चार्ज टीआरएनए विद एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड मिथियोनिन ऑक्यूपाइज द पी साइट ऑफ राइबोसोम एंड ए साइट इज वेकेंट। नेक्स्ट हमको क्या याद करना है? एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। यहाँ पे तुम्हारी स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है, जिसका स्टेप नंबर 1 का नाम क्या है? इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप जो है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप कौन सी पढ़नी है गाइस? हम लोगों को एलोंगेशन वाली स्टेप पढ़नी है। इज दैट क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एलोंगेशन वाला स्टेप। एलोंगेशन में क्या होता है? इस प्रोसेस में तुम्हारे अमाइनो एसिड जो है वो एक के पीछे एक ऐड होते जाते हैं। यस और नो?
यस और नो। जैसे हमारे जो रामायण में हमने देखा हुआ था कि जो हनुमान थे उनकी पूंछ को आग लगाया जाता है, तो वो पूंछ जो है कैसी लंबी 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 हो जाती, एलोंगेट होती जाती है। वैसे ही तुम्हारा जो टीआरएनए है वो कॉन्स्टेंटली अमाइनो एसिड लेते आएगा, लेके बहुत सारे टीआरएनए एक के पीछे एक आएंगे अमाइनो एसिड्स लेकर, अपना अपना अमाइनो एसिड लेकर स्पेसिफिकली, और वो एक के पीछे एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बना के क्या करेंगे, पॉलीपेप्टाइड चेन बना देंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बना के पॉलीपेप्टाइड चेन बना देंगे ना। स्टेप नंबर 1 तो हो गई। स्टेप नंबर 2 पे ध्यान देते हैं, एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस activated amino acids are added one by one to first amino acid methionine। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बोला गाइस, कि जो तुम्हारा अमाइनो एसिड है, यस, जो तुम्हारा अमाइनो एसिड है वो अमाइनो एसिड कॉन्स्टेंटली एक के पीछे एक ऐड किया जाएगा, एक के पीछे एक ऐड किया जाएगा, और ऐड करते तुम्हारी पूरी की पूरी प्रोटीन की चेन बनती जाएगी। बट ये प्रोटीन की चेन के सबसे पहला इंजन वाला डब्बा कौन सा है? इंजन वाला डब्बा कौन सा है प्रोटीन का? मतलब सबसे पहला अमाइनो एसिड कौन सा रहेगा? इंजन डब्बा मतलब पहला सबसे अमाइनो एसिड हमेशा मिथियोनिन, हमेशा। तुम ये ले लो, इंसुलिन का प्रोटीन ले लो, तुम केराटिन प्रोटीन ले लो, तुम मेलानिन ले लो, तुम दुनिया भर के जो भी प्रोटीन हमारे बॉडी में उसको ले लो, हमेशा सबसे पहला अमाइनो एसिड उसमें कौन सा होना चाहिए? मिथियोनिन। समझ में आया? अगर यूकैरियोटिक सेल है तो मिथियोनिन, अगर प्रोकैरियोटिक सेल है तो क्या नाम रहेगा उसका? उस अमाइनो एसिड का, स्टार्ट वाले अमाइनो एसिड का? यस, फॉर्मिल मिथियोनिन। वेरी गुड, इसलिए यहाँ पे लिखा है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड्स आर एडेड वन बाय वन टू फर्स्ट अमाइनो एसिड मिथियोनिन। अमाइनो एसिड जो है वो एक्टिवेट होकर तुम्हारे स्पेसिफिक टीआरएनए को बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद में ये टीआरएनए अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स जो है वो तुम्हारे एमआरएनए को आकर बाइंड करेंगे। एनी डाउट्स सो फार? ठीक है, जैसे अमाइनो एसिड को एटीपी एक्टिवेट कर लेगा, एटीपी एक्टिवेट करने के बाद में तुम्हारा अमाइनो एसिड तुम्हारे टीआरएनए के टकले के ऊपर जाके बैठ जाएगा, और जैसे ही वो बैठ जाएगा तुम्हारे टीआरएनए और अमाइनो एसिड का जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो आके तुम्हारे एमआरएनए पे बैठ जाएगा। सिंपल। अंडरस्टूड? यस, वेरी गुड। ये जो तुम्हारा एडिशन है अमाइनो एसिड का ना, ये कुछ स्टेप्स में होता है, 3 स्टेप्स में होता है। उन 3 स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा? कोडॉन रिकॉग्निशन। क्या होने वाला है गाइस? कोडॉन रिकॉग्निशन। ये पहले स्टेप समझते हैं फटाफट से। एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड ऑकर्स इन 3 स्टेप्स। व्हाट आई सेड, तुम्हारे अमाइनो एसिड जो है वो एक के पीछे एक कैसे स्टेप्स में ऐड करेंगे? 3 स्टेप्स में ऐड करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है? कोडॉन रिकॉग्निशन। व्हाट इज कोडॉन रिकॉग्निशन? कोडॉन को पहचानो, और जैसे हम कोडॉन को पहचानेंगे, अमाइनो असाइल टीआरएनए मॉलिक्यूल एंटर्स द राइबोसोम एट द ए साइट। ऑलरेडी पी साइट पे कौन है बच्चों लोग? पी साइट के ऊपर कौन है पी साइट पे? पी साइट पे कौन है? पी साइट के टकले के ऊपर कौन है? टीआरएनए के टकले के ऊपर कौन है? मिथियोनिन। अंडरस्टूड? वो बैठा हुआ है, वो कहीं गया नहीं है, वो वेट कर रहा है कि मेरा दूसरा अमाइनो एसिड किधर है, मेरा दूसरा भाई किधर है। यस, सो टीआरएनए इज वेटिंग उसके टकले के ऊपर अमाइनो एसिड मिथियोनिन लेकर कि दूसरा वाला अमाइनो एसिड कब आएगा। तो दूसरा वाला अमाइनो एसिड कौन से वाले साइट पे ऐड हो जाएगा? ए या पी? A site. Very good. A site. Very good, everyone. Yes. So codon recognition, amino acyl tRNA molecule enters the ribosome at A site,
एंटीकोडॉन बाइंड्स विद द कोडॉन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हमारे एंटीकोडॉन और कोडॉन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, जो भी XYZ वहां पे एंटीकोडॉन है ABC कोडॉन के साथ में बाइंड करेगा। ये सब बाइंडिंग होने के बाद में सेकंड स्टेप में क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिड ऑन द फर्स्ट इनिशिएटर tRNA at P site and अमाइनो एसिड ऑन tRNA at the A site joined by peptide bond। इस स्टेप को मैं तुमको डायग्राम के जरिए समझाता हूं। देखिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट। हाँ, अब देखिए मैं यहाँ पे तुम लोग को क्या बना के दिखा रहा हूं। यहाँ पे मैं बना रहा हूं mRNA, सॉरी अच्छे से बनाता हूं। दिस इज mRNA, mRNA फाइन। mRNA के ऊपर क्या रहेगा, यहाँ पे AUG। यहाँ पे क्या होने वाला है, AUG के यहाँ पे क्या होने वाला है, tRNA का मॉलिक्यूल जिसके पास में UAC था, जिसके पास में UAC था। दिस इज AUG UAC, tRNA के पास में इसके टकले के ऊपर मिथियोनिन। इधर तक सबको समझा है? और ये सब कुछ किधर है, पी साइट के ऊपर। ये सब कुछ किधर है बच्चों लोग, पी साइट के ऊपर, राइबोसोम के पी साइट के ऊपर। कौन सी वाली साइट रिकामा है, कौन सी वाली साइट एम्प्टी है, कौन सी वाली साइट एम्प्टी है, ए साइट इज एम्प्टी। दूसरा वाला tRNA कौन से साइट पे आएगा, ए साइट के ऊपर आएगा। क्या लेकर आएगा, चॉकलेट नहीं, अमाइनो एसिड। अब जैसे दोनों भी tRNA साथ साथ में दिखाई देंगे, इनके बीच में बॉन्ड बन जाएगा। और इस बॉन्ड का नाम क्या है, क्या है इस बॉन्ड का नाम, क्या है इस बॉन्ड का नाम, दो अमाइनो एसिड के बीच में बनता है, क्या है इस बॉन्ड का नाम, पेप्टाइड बॉन्ड। अंडरस्टूड एवरीवन, अंडरस्टूड, वेरी गुड। सो यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। Amino acid on the first initiator tRNA at the P site and amino acid on the tRNA at A site joined by peptide bond। अब ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एक एंजाइम आता है जिसका नाम है राइबोजाइम। आपके आज जो मैंने क्या बोलते हैं, जो मैंने मीटिंग की लिंक बनाई है उसका उसका पासवर्ड रखा था मैंने राइबोजाइम। देखा किसी ने? यस, व्हाट इज राइबोजाइम गाइस? राइबोजाइम जो है वो तुम्हारा कैटलिस्ट है, वो एक एंजाइम है, वो स्पीड अप करेगा रिएक्शन को। कौन सी वाली रिएक्शन को, दो अमाइनो एसिड के बीच में बनाने वाला बॉन्ड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए कौन सा वाला एंजाइम वहां पे काम करने वाला है, राइबोजाइम। एनी डाउट्स, एनी डाउट्स? ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। Here enzyme ribozyme acts as a catalyst. At this time, first tRNA at P site is kicked off. P site का जो tRNA है वो निकल कर कहां पे जाएगा, E site पे जाएगा और E site से बाहर। अब हम लोगों ने देखा हुआ है ना कि टिकट काउंटर के ऊपर अगर आप टिकट लेने जाते हो तो एक लाइन खड़ी रहती है। सो अगर सामने वाला बंदा निकलेगा तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस और नो, यस और नो? उसी तरीके से जब तुम्हारे पी साइट के ऊपर वाला जो पहला tRNA है वो ई साइट पे जाके निकल जाएगा तभी तो ए साइट वाला पी साइट पे आएगा। यस और नो? जो पहला इनिशिएटर tRNA मॉलिक्यूल है वो ई साइट से जब निकल जाएगा तब वो जो दूसरा tRNA मॉलिक्यूल जो ए साइट पे आया वो पी साइट पे आएगा। यस, फिर वापस से ए साइट वेकेंट हो जाएगी, वापस से ए साइट वेकेंट होने की वजह से वापस से वहां पे tRNA का मॉलिक्यूल आएगा, फिर वापस से जो दूसरा वाला मॉलिक्यूल था पी साइट के ऊपर वो ई साइट पे चला जाएगा।
फिर वापस ए साइड वेकेंट हो जाएगी। यस और नो कॉन्स्टेंटली चलेगा, ये कॉन्स्टेंटली। समझाएं? समझाएं सबको?